तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, उसकी वर्किंग, उसके डिफेक्ट्स, उसके करेक्शन, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए और इसके साथ शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्या होती है ह्यूमन आई, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी कर लेते हैं। देखो क्या होता है, ह्यूमन आई इस तरीके का दिखता है। इसमें मैं आपको एक एक पार्ट्स की जानकारी बताता हूँ। देखो स्क्लेरा जो होता है, जो आपने कभी अपनी आँख को आईने में देखा होगा ना, तो आँख के अंदर एक वाइट पार्ट दिखता है। वो वाइट पार्ट दो लेयर में होता है। बाहर वाली लेयर को कहते हैं कॉर्निया और अंदर वाली लेयर को कहते हैं स्क्लेरा। फिर आता है एक हमारी आँख के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट बना होता है। ब्लैक ऐसा राउंड सर्कुलर स्पॉट होता है जिसे हम कहते हैं आइरिस। ठीक है, तो बेसिकली आइरिस क्या करता है, आइरिस का फंक्शन होता है कि वो तो आइरिस का फंक्शन होता है, ये प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आँख के अंदर जानी चाहिए और कितनी लाइट नहीं जानी चाहिए। ओके, जैसे आप एकदम से आपके आंखों पे एकदम से रोशनी आ जाए तो आंखें बंद हो जाती है ना, या जितनी अमाउंट ऑफ आपको लाइट चाहिए उतना ही आपकी आंख के अंदर जाता है। ये कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। ओके, दिस पार्ट लेट मी शो यू दिस प्यूपिल। एक प्यूपिल जो आइरिस जो ब्लैक स्पॉट होता है ना, इसके ऊपर एक बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। ओके, चलिए फिर आता है लेंस। हमारी आँखों में अंदर साइड एक लेंस लगा होता है सिलियरी मसल्स के ऊपर। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, ये लेंस को होल्ड करके रखती हैं। तो बेसिकली लेंस लगा होता है। लेंस क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं ना, उससे इंसिडेंट होने वाली लाइट हमारी आँखों से प्यूपिल से होते हुए लेंस पे आती है और लेंस इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना पे। ओके, तो अब हमें इमेज समझ में कैसे आती है, हम कैसे समझ पाते हैं कि इमेज बन गई। तो बेसिकली होता क्या है एक्चुअली में, जब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं ना तो इस तरीके से होता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये है उस पर बनने वाली इमेज। क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट से रेज आई, इंसिडेंट हुई हमारे लेंस के ऊपर, प्यूपिल के थ्रू एंटर होती हैं, लेंस के थ्रू इंसिडेंट होती है और रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। ध्यान रखना, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। रेटिना पे इमेज बनता है। अब रेटिना पे इमेज बनने के बाद ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ये सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन डिटेक्ट करता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे आपने अगर ट्री देखा यहाँ पे, तो ये ब्रेन आपको बताएगा कि भाई ये पेड़ है, ट्री है। ठीक है, अब ब्रेन को लैंग्वेज कौन सिखाता है, आप खुद सिखाते हो। चलो नेक्स्ट, परसिस्टेंट ऑफ विजन। अब देखो क्या होता है, जैसे कई बार हमारे मन में ख्याल आती है कि इमेज हमारे रेटिना पे कितनी देर रहती है ना, मतलब हम विजन कितनी देर, हमारी ऑब्जेक्ट का विजन हमारी आंखों में कितनी देर रहता है। तो मैं बता देता हूँ, हमारे ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसकी इमेज परसिस्ट करती है रेटिना पे 1/16 सेकेंड के लिए, मतलब 1 सेकेंड का 16th पार्ट। बस उतने समय के लिए हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना पे परसिस्ट करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद अगर आपने ऑब्जेक्ट दिखा के और तुरंत हटा लिया तो भी वो 1 सेकेंड का 16th पार्ट तक ही ऑब्जेक्ट रेटिना पे रहेगी, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें डिफरेंट कलर्स कैसे दिखते हैं। तो डिफरेंट कलर्स दिखने का जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन कॉज होता है, वो होता है हमारे
फोटो रिसेप्टर सेल्स जो कि कलर को डिटेक्ट करने का काम करती हैं। इसमें भी हमारी दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है रॉड सेल, एक होती है कोन शेप सेल। कोन शेप सेल जो होती है तीन कलर में पाई जाती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB आपने सुना होगा, RGB आपने सुना होगा। तो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर में ये हमको सेल्स देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो रॉड सेल्स जो होती है ना, ये बेसिकली कोन शेप सेल्स जो होती हैं ये कलर डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और रॉड शेप सेल्स ब्लैक एंड वाइट देखती है बस। मतलब अगर आदमी को, किसी इंसान को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेज दिख रही है तो इसका मतलब उसकी कौन सी सेल खराब है? कोन शेप ऑफ सेल्स खराब हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोन शेप सेल अगर खराब हो गई दैट मीन्स आपको क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब आपको कलर ढंग से नहीं दिख रहे हैं, दैट मीन्स आप कलर ब्लाइंड है। तो अब कलर ब्लाइंड का टेस्ट कर लेते हैं। तो कलर ब्लाइंड, यहाँ पे मैंने कुछ 6 इमेजेस रखी, इन सारी इमेजेस के अंदर कलर है। तो आपको डिटेक्ट करना है कि हर एक सर्कल के अंदर कौन सा नंबर बना हुआ है। ठीक है, अगर आपने सही सही डिटेक्ट किया दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो आई होप आपने डिटेक्ट कर ही लिया होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट वाले में 7 बन रहा है, इसमें 13 बन रहा है, इसमें 16 बन रहा है, इसमें 8 बन रहा है, इसमें 12 बन रहा है, इसमें 9 बन रहा है। अगर आपने जो यही नंबर्स देखे थे दैट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली राइट, और आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखने के बाद, आइडियली ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का होता है, या फिर 4 डायोप्टर भी कहते हैं। 4 डायोप्टर या फिर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस या 1 फीट के डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर अगर आपको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है दैट मीन्स ये आपके पावर ऑफ अकोमोडेशन है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर तक रखने पर अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो दैट मीन्स योर पावर ऑफ अकोमोडेशन इज परफेक्टली फाइन, दैट इज 25 सेंटीमीटर और 4 डायोप्टर। ओके, मैक्सिमम किसी भी पर्सन की मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है 4 डायोप्टर, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट रखते हैं। अब देखो, पावर ऑफ अकोमोडेशन में फार पॉइंट और नियर पॉइंट होता है। फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट वो सबसे मैक्सिमम दूरी होती है जिस ऑब्जेक्ट, जहाँ तक ऑब्जेक्ट आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, और नियर पॉइंट वो सबसे पास का डिस्टेंस होता है जहाँ तक आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें समझना है डिफेक्ट्स इन विजन। भाई इनमें से देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों को चश्मा लगा ही होगा, तो अब हम देख लेते हैं आपके चश्मे का लेंस कौन सा है और किस तरह का आपकी डिफेक्ट को करेक्ट किया गया है, कितने नंबर से, वो सब हम देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट। चलो, सबसे पहला है मायोपिया। मायोपिया मतलब पास का बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं इसको। पास का बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है लेकिन दूर का बहुत ही डिमिनिश्ड दिख रहा है, धुंधला। ठीक है, तो मायोपिया को करेक्ट किया जाता है कॉनकेव लेंस से। अब एक्चुअल में मायोपिक पर्सन के साथ होता क्या है रेटिना पे, देखो ध्यान देना, यहाँ पे इस इमेज पे ध्यान देना। देखो नॉर्मल आई कैसी है, ये नॉर्मल आई है, मतलब अपनी रेज एंटर हुई और रेटिना पे परफेक्ट इमेज बन गई। अब अगर इमेज रेटिना पे ना बन के उसके पहले ही कॉन्सेंट्रेट हो गई अगर लाइट रेज, मतलब लाइट रेज इस कंडीशन में डिफेक्टेड में यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो लाइट रेज पहले ही कॉन्सेंट्रेट अगर हो गई दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। ओके, मतलब पर्सन को क्या है? मायोपिया है। तो अब मायोपिया को हमें एक्चुअली क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें तो रेटिना पे ही इमेज बनानी है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। जिन्हें दूर का नहीं दिखता, ब्लैक बोर्ड का क्लास के लास्ट बेंच पे बैठ के दूर का नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स दे आर मायोपिक। ओके, तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्केव लेंस लगाते हैं,
और कॉनकेव लेंस का जो पावर आता है ये नेगेटिव आता है ना। जिनको दूर का चश्मा होगा उनका पावर नेगेटिव डायोप्टर में होगा। ओके, पावर ऑफ अ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर। ओके, ये एमसीक्यूज में हम अभी और डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। सॉरी, अब आता है हाइपरमेट्रोपिया। अब जैसे किसी को दूर का बिल्कुल बराबर दिख रहा है लेकिन पास का सही नहीं दिख रहा है, फिर वही बात आती है। तो इसमें एक्चुअल में डिफेक्टेड आई कैसे दिखती है समझ लो। देखो डिफेक्टेड आई कैसे दिखती है, क्या होता है, दूर का तो बराबर दिख रहा है लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आ जाता है तो क्या होता है, इमेज हमारी रेटिना के पीछे बन जाती है। कहाँ बन जाती है, रेटिना के पीछे, है ना। इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पे रेटिना के पीछे। ओके, मेरी पेन ही खराब है। हाँ, तो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस का जो होता है वो पॉजिटिव पावर का लेंस लगाया जाता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर वही बात आ जाती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें तो रेटिना पे इमेज बनाना है ना। तो अब क्या होगा, रेटिना पे इमेज बनाने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट और आँखों के लेंस के बीच में, अब आँख में कौन सा लेंस होता है, आँख में भी कॉन्वेक्स टाइप ऑफ ही लेंस होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इंसिडेंट हुई पहले बाहर वाले लेंस पे, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर अंदर वाले लेंस पे इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। तो अल्टीमेटली 2 बार रिफ्रैक्शन के साथ इमेज हमारी कहाँ बन गई, यहाँ बन गई। ठीक है, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूर का सही दिख रहा है, इसे फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। चलिए, टोटल 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट हमको पढ़ने हैं, जिसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं। थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट देखते हैं। अब आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के बहुत सारे नाम हैं, ओल्ड साइड भी बोलते हैं इसको, एस्टिग्मेटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब कहानी समझ लो। इसमें सबसे पहले देखो, ये हमारी नॉर्मल आई है, सबसे पहली वाली ये वाली, ये नॉर्मल आँख है जिसमें ऑब्जेक्ट से इमेज आई। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैंडल है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैंडल है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो यहाँ से इमेज आई, ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज कहाँ बन गई, परफेक्ट रेटिना पे, तो ये नॉर्मल आँख है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन ऐसी बन रही है, मान लो वही अगर पास आ गई तो भी धुंधली इमेज बन गई, दूर चली गई तो भी धुंधली इमेज बन गई। मतलब कंडीशन क्या हो रही है अल्टीमेटली, ना तो हमें पास का साफ दिख रहा है ना हमें दूर का साफ दिख रहा है। तो अल्टीमेटली ये किस तरह की कंडीशन कहलाएगी, इसे हम कहेंगे प्रेसबायोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वो कह लो, है ना। ठीक है, तो अब इसके करेक्शन के लिए वही हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें तो इमेज बनानी है रेटिना पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बायफोकल लेंस लगा देंगे। ध्यान रखना, एस्टिग्मेटिज्म या पर्सन सफरिंग फ्रॉम, अब यहाँ पे क्या है, प्रेसबायोपिया जिस पर्सन को होता है ना, उसको ऐसा कहा जाता है कि उसे हाइपरमेट्रोपिया भी है और मायोपिया भी है, मतलब दोनों बीमारी का मिक्सचर है प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो इसके करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बायफोकल लेंस लगाते हैं। ठीक है, बायफोकल लेंस कहाँ लगा है, यहाँ पे बताओ। बायफोकल लेंस लगा है ये है बायफोकल लेंस। ठीक है, आधा कॉनकेव आधा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये होता है बायफोकल। नेक्स्ट देखते हैं अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो अब ये तो हमने डिफेक्ट्स पढ़ लिए आंखों के, अब हमें पढ़ना है डिस्पर्शन के बारे में। क्या होता है डिस्पर्शन, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें जो वाइट लाइट है वो डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपने कोई प्रिज्म से अगर कोई लाइट पास होते देखी होगी तो उसमें जो आउटपुट है हमको वो रेनबो के फॉर्म में मिलता है, विबग्योर जिसको बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है ना, विबग्योर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में रेड वाली लाइन देखना, पी क्यू, पी से स्टार्ट हो रही है, एस पे खत्म हो रही है। ठीक है, देखो लाइट इंसिडेंट हुई है ई पॉइंट पे, ठीक है, नॉर्मल बनी है ये वाली, नॉर्मल है ये, है ना, ये नॉर्मल लाइन है। अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब देखो P से E तक का जो कार्यक्रम है वो है इंसिडेंट रे, फिर E से F जो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है ना, ये है रिफ्रैक्टेड रे, इसके बाद रिफ्रैक्शन हो गया है। अब यहाँ पे ना 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा, देखो तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आई एंगल बन रहा है, ये आई एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, फिर एक एंगल अंदर भी बनेगा इसके, उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे एंगल आर नाम दिया गया है, इसमें दिखाया नहीं है मैंने, बट अंदर एक रिफ्रैक्टेड एंगल है ना, ये यहाँ कहीं बनेगा, मैं तुमको दिखा देता हूँ, इस जगह पे बनेगा, है ना, यहाँ ऐसे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब क्या हुआ, जब अंदर से लाइट सीधी पास होने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकलते हुए फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अरे हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट, डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो क्या शो करती है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो प्रिज्म का अंदर वाला पार्ट है वो डेंस है, तो डेंस पार्ट में क्या होता है, लाइट रेज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल के पास रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है एंगल आर। अब आप सोच रहे होंगे कि एंगल ई क्या है, तीसरी बार जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें एंगल ई क्या है, एंगल ई है एंगल ऑफ इमरजेंस। ये पॉइंट एफ से जब, ये पॉइंट एफ दिख रहा है, ये पॉइंट एफ से जब पास होगी लाइट, दैट इसके बाद ही डिस्पर्शन शुरू होता है, एक्चुअल डिस्पर्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे एंगल डी वगैरह दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इमरजेंट रे बोलते हैं एफ से लेके एस तक, मतलब ये रेड वाली बाहर जो रे निकल के आ गई ना, ये होती है इमरजेंट रे, और अंदर वाली जो लाल लाइन है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, ई एफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो रे है ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो वाइट लाइट जब एंटर होती है किसी प्रिज्म में तो वो डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा पिछले बार गलत बताया, डिस्पर्शन यहीं शुरू हो गया था। तो डिस्पर्स हो गई काय में, वाइट लाइट स्पेक्ट्रम में, जो वायलेट से शुरू होता है और रेड पे ख़त्म होता है, जिसे हमने नाम दिया हुआ है विबग्योर। फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत है ही नहीं, 5 बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये होता है वाइट लाइट स्पेक्ट्रम का के कलर्स। ठीक है, जो हमें रेनबो में भी दिख जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो वाइट लाइट का जो कंपोजिशन होता है वो इस प्रकार होता है, वायलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो जब वो स्पेस से एंटर होती है, मतलब सन से जो एंटर होती है और जब स्पेक्ट्रम बनता है तो वायलेट जो है वो सबसे धीमे चलता है। ठीक है, और रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो रेड लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलो ये मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टेबल है कलर, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो दोबारा देख लेना, ओके, रिवीजन भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये होता है, अभी हमने देखा यही डायग्राम,
और डिस्पर्शन होता क्यों है? देखो हर एक लाइट ना वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रैवल करती है। जब ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में एंटर करती है जैसे कि प्रिज्म, तो हर एक कलर के लाइट के जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ। उनकी वेवलेंथ के हिसाब से हर एक लाइट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, और यही स्लो डाउन जो है ये रिजल्ट करता है इन डिफरेंट अमाउंट्स। डिफरेंट अमाउंट में ये स्पीड स्लो होती है, और यही स्लो डाउन जो है या कहें यही रिटार्डेशन ऑफ जो कलर है वो हमें दिखता है स्पेक्ट्रम के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। मतलब इसमें इन्होंने ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमने एक प्रिज्म रखा, ये ए प्रिज्म नाम दे दो इसको, ठीक है, इसको बी नाम दे दो। ठीक है, पहले हमने एक स्पेक्ट्रम फर्स्ट से बना लिया। अब फर्स्ट से जो स्पेक्ट्रम बना उसको हमने क्या किया, दूसरे प्रिज्म से, इन्वर्टेड प्रिज्म से पास किया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमें वाइट लाइट ही आउटपुट, इनपुट भी वाइट लाइट, बीच में स्पेक्ट्रम बन गया और आउटपुट हमारा क्या हो गया, वाइट लाइट। वाइट लाइट, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तुम समझ ही गए होगे। चलो नेक्स्ट। अब देखो रेनबो कैसे बनता है, इसका कंसेप्ट समझ लो, है ना। इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो सनलाइट जब किसी वाटर ड्रॉपलेट में एंटर होती है तो यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन होता है सबसे लास्ट में, और फाइनली ये हमें स्पेक्ट्रम के रूप में, सॉरी रेनबो के रूप में हमें स्पेक्ट्रम दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब जैसे हम कभी आसमान में तारे देखते हैं, सुबह सुबह उठ के सूरज देखते हैं। सुबह तो कोई उठता नहीं होगा, बट अगर सुबह सुबह उठ जाए कभी कोई, तो सूरज देख लेना कि उसकी एक्चुअल पोजीशन कुछ और होगी। मतलब स्पेस में कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो डिफरेंट होती है, और एपरेंट पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है। एपरेंट पोजीशन क्या होती है? एपरेंट पोजीशन मतलब जैसी हमको दिख रही है, और एक्चुअल पोजीशन मतलब जैसी वो एक्चुअल में है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि भाई अब देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जो एग्जांपल हैं वो यही कुछ हैं, जैसे कि स्टार्स जो हैं हमें ऊंचाई पे दिखते हैं, बहुत दूर दिखते हैं, जबकि एक्चुअल में वो जितना मतलब स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, मतलब जितनी उनकी एक्चुअल पोजीशन से और दूर हमको दिखते हैं, दैट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जैसे अब आपने कभी कभी देखा होगा, कई बार हम पानी के पास खड़े रहते हैं और उसकी गहराई का अंदाज नहीं लगा पाते हैं, है ना। क्यों नहीं लगा पाते हैं? दैट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है कि पानी गहरा होता है लेकिन दिखता नहीं है। ऐसा स्विमिंग पूल में हमको ऑब्जर्व होता है। स्विमिंग पूल का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, और उसमें जो ब्लू टाइल्स जनरली जो लोग लगाते हैं उसमें रिफ्रैक्शन की वजह से हमको ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल बिल्कुल भी गहरा नहीं है, बट एक्चुअल में जब हम उसमें कूदते हैं तब पता चलता है कि वो कितना गहरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट क्या होता है? देखो क्या होता है, ये जो है ये हमारी एटमॉस्फेरिक कवरिंग है, यहाँ तक है ना, इस पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट है वो, इस पॉइंट तक हमारी एटमॉस्फेरिक कवरिंग है। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे टाइम, अगर मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट अपने आप को ही खड़ा कर लेना, तुम ही वो ऑब्जेक्ट हो जो यहाँ खड़ा है और सन की तरफ देख रहा है सुबह सुबह उठ के, हालांकि उठोगे नहीं, पर सुबह सुबह उठ के तुम ऑब्जेक्ट हो जो कि सन को देख रहे हो। तो एक्चुअल में जो सन की पोजीशन होगी ना वो डिफरेंट होगी, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो तुमको एडवांस सनराइज जैसा दिखेगा, मतलब सूरज थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, तुम फुल सन को देख पाओगे। दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अब डिलेड सनसेट मतलब सनसेट देर से क्यों होता हुआ दिखता है? छत पे खड़े हो जाना कभी, और शाम के टाइम सनसेट का जब टाइम होगा तब सन को देखना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा सन तो गया अंदर लेकिन फिर भी उजाला है।
है ना, लेकिन एक्चुअल में सनसेट अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं, हो रहा है ना। तो ये होता है डिलेड सनसेट, जो हमें एक्चुअल में लगता है कि सनसेट हो चुका है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ना। जैसा मैंने स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल दिया ना, कि स्विमिंग पूल के पास साइड में खड़े होके हमें ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल गहरा नहीं है, बट एक्चुअल में होता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसी के कुछ एग्जांपल है, जैसे सन एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से सन जो है हमें फ्लैट दिखता है, ओवल शेप का दिखता है, ओवल शेप इसको बोलते हैं। अंडे को अगर 2D में प्रिंट करोगे तो ओवल शेप बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई स्टार्स ट्विंकल सीम्स ट्विंकल। तो इसका सीधा सच्चा जवाब है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ही लिख दोगे तो भी आधा एक नंबर तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन कर देना एक्चुअल में क्या होता है। देखो मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ स्टार है, स्टार इस शेप का नहीं होता है, स्टार इस शेप का होता है। सन यहाँ पे है, ये हमारा सन है, ठीक है। तो सन क्या कर रहा है, अपनी रोशनी स्टार को दे रहा है। यहाँ हमारी अर्थ खड़ी है और स्टार से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट रेज हैं वो हमारी अर्थ पे आ रही हैं। अब अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक कवरिंग है, ब्लैंकेट है ना, पता है ना, बचपन पढ़ा है। द ब्लैंकेट दैट कवर्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदर ही अंदर बहुत सारे बार रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनकी भी डेंसिटी डिफरेंट होती है। इसकी वजह से बहुत सारी बार जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा बार रिफ्रैक्ट होती है, और अल्टीमेटली दैट रिजल्ट इन स्टार सीम्स ट्विंकलिंग। ये है इसका सही रीज़न। अब तुम अपने मन से लिख लेना। अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो मुझे बता देना, ईमेल आईडी मुझे मेल कर देना, मैं आंसर मेल कर दूंगा तुमको, डिस्क्रिप्टिव आंसर मेल करूंगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो भाई, यही एक फिनोमेना है जिसकी वजह से सीवी रमन साहब को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। सीवी रमन, आपने नाम सुना होगा। तो रमन इफेक्ट इन्होंने इन्वेंट किया था, है ना। तो रमन इफेक्ट में इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में ही बताया है। क्या होता है, लाइट जब इंसिडेंट होती है तो वो हर चारों दिशाओं में स्कैटर होती है, मतलब फैलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो भाई, समय आ गया है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनएबिलिटी ऑफ अ लेंस टू अ पॉइंट टू फॉर्म अ पॉइंट इमेज ऑफ एन एक्सियल पॉइंट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं, जब एक्सियल पॉइंट पे पॉइंट इमेज बनाने होती है तो उसे बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन कैन बी करेक्टेड बाय एस्टिग्मेटिज्म लेंस। अरे गलत हो गया, ये आंसर है सेकंड का। थर्ड, द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज ऑफ आई इज 25 सेंटीमीटर। बता तो दिया था जब आँख के बारे में बता रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, परसिस्टेंट ऑफ विजन, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस नियर एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। फोर्थ का आंसर होगा सी। अ मैन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 3 मीटर्स। 3 मीटर से दूर का डिस्टेंस वो नहीं देख पा रहा है, तो उसे कौन सी बीमारी है बताना। तो उसे बीमारी है मायोपिया। चलो 6 समझ लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ मैन इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एट अ डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर। अब 1 मीटर के अंदर का ही उसको सही तरीके से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसे कौन सी बीमारी है, उसे बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन। चलो 7th क्वेश्चन है, एक मायोपिक आँख है, मतलब भाई दूर का नहीं दिख रहा है लेकिन पास का साफ साफ दिख रहा है।
द रे फ्रॉम इन्फिनिटी आर ब्रॉट टू फोकस एट अ पॉइंट। मायोपिक आई में क्या होता है? देखो मायोपिक आई का मैंने तुमको डायग्राम बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ, समझ लो एक बार और। क्या होता है मायोपिक आई में, अगर इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो वो जो कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7th का ए। अब मायोपिया होता किस वजह से ये भी समझ लो। एक्चुअली एमसीक्यूज करने का ऑब्जेक्टिव ये है, जिसको डाउट है कि एमसीक्यूज सर क्यों करा रहे हैं, एमसीक्यूज इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि अगर चैप्टर में कुछ छूट गया हो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जैसे कि ये 8th वाला क्वेश्चन पढ़ लो, तो वो भी कवर हो जाए, है ना। मतलब कुछ छूटना नहीं चाहिए। चलो, मायोपिया ऑकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जिसकी फोकल लेंथ जब कम हो जाती है तब मायोपिया होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। अब देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14 इकट्ठे करा रहा हूँ मैं, है ना। अ मायोपिक आई इज करेक्टेड बाय यूजिंग, मायोपिक आई को हम कैसे करेक्ट करते हैं? कॉनकेव लेंस से, है ना, कॉनकेव लेंस से करेक्ट करते हैं। तो 9th का आंसर हो जाएगा सी। फिर गलत हो गया। चलो 10th वाला क्वेश्चन देखो। हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो आंख बंद करके ही लगा देना। हाइपरमेट्रोपिया जहाँ दिख जाए वहाँ कॉन्वेक्स लेंस आएगा उसका आंसर, और मायोपिया जहाँ दिख जाए वहाँ कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलो 11th देखो। द सेंसेशन ऑफ विजन इन द रेटिना इज कैरिड टू द ब्रेन बाय, सेंसेशन ऑफ विजन कौन पहुंचाता है ब्रेन तक? अभी बताया था, ऑप्टिक नर्व पहुंचाती है। आंख जब पढ़ा रहा था तभी बता दिया था, है ना। चलो फिर से समझ लो, कोई बात नहीं, होता है। चलो नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल। आंख बंद करके लगा देना, प्यूपिल ही कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। जब मैं आई के पार्ट्स पढ़ा रहा था, आँख के पार्ट्स पढ़ा रहा था, जो लोग हिंदी मीडियम से आए हैं वो हिंदी में समझ लो, है ना। जब मैं आँख पढ़ा रहा था और आँख के सभी अंगों के बारे में बता रहा था, तभी मैंने बताया था प्यूपिल वो चीज़ होती है जो लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है आँख के अंदर जाने से। चलो 13th वाले समझ लो अब। द इम्पैक्ट ऑफ एन इमेज ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर 1/20 सेकेंड। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, 1/20 सेकेंड आंसर है इसका। चलो 14, द डिफेक्ट इन विच एन आई इज एबल टू फोकस द लाइन्स ऑन वन प्लेन on an object and is not able to focus the lines in another plane is called, इसे कहते हैं distortion। ध्यान रखना 14th का होगा, नहीं एस्टिग्मेटम, सॉरी एस्टिग्मेटिस। मतलब पास का भी बराबर नहीं देख पा रहा है और दूर का भी बराबर नहीं देख पा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ज़्यादा नहीं है, 23 क्वेश्चन है, घबराओ मत, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, सिर्फ 23 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय, एस्टिग्मेटिज्म हम कैसे करेक्ट करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस से। ठीक है, ध्यान रखना सिलेंड्रिकल लेंस। देखो भाई बायफोकल भी होता है, नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें यहाँ पे। देखो एस्टिग्मेटिज्म मैं यहाँ करेक्ट कर देता हूँ। एस्टिग्मेटिज्म को हम करेक्ट करते हैं, प्रेसबायोपिया हम करेक्ट करते हैं कौन से लेंस से? सिलेंड्रिकल लेंस से। ये सिलेंड्रिकल है यार, सॉरी, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, सिलेंड्रिकल। तो एस्टिग्मेटिज्म में बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था लगता है। तो एस्टिग्मेटिज्म बेसिकली होता क्या है, ध्यान से समझो।
सारे शब्द एक दूसरे के अंदर घुसने लग जाते हैं। अगर आप कोई एक वर्ड पढ़ोगे तो उस वर्ड के अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपके एक दूसरे में, मतलब एक दूसरे में मिक्सअप होने लग जाएंगे। दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस के थ्रू। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन, मुझे सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, बट अब हमने करेक्ट कर लिया। चलो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? 15। एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, 16 पढ़ते हैं। चलो, A person suffering from both myopia and hypermetropia requires the use of bifocal lens। जिसको myopia और hypermetropia दोनों हैं उसे करेक्ट करते हैं किससे? बायफोकल लेंस के थ्रू। मतलब दूर का भी ढंग से नहीं दिख रहा और पास का भी ढंग से नहीं दिख रहा, तो दैट इज करेक्टेड बाय बायफोकल लेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस किस तरह के सेल के न होने की वजह से होता है? तो कौन शेप इसका सही आंसर है? आंख बंद करके लगा देना। कलर ब्लाइंडनेस अगर है किसी को तो मतलब उसमें किस तरह के सेल्स नहीं है, कोन शेप्ड सेल्स नहीं है। फोटो रिसेप्टर सेल में 2 सेल्स होते हैं, कोन और रॉड। कोन अगर नहीं होंगे तो हमारा जो आँख है वो कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है। सिनेमेटोग्राफी मेक्स यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑफ विजन। ये डायरेक्ट याद करने वाला आंसर है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो इसका आंसर होगा डिस्पर्शन। देखो, वाइट लाइट जब स्प्लिट होती है उसके कंपोनेंट कलर्स में तो उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। अब जो 3 प्राइमरी और बेसिक कलर्स क्या होते हैं डिस्पर्शन के? तो वो होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो 20 का आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं 21। तो भाई इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये आखिरी के 3 क्वेश्चन हैं। इसके साथ हमारा ये वीडियो है जो ख़त्म हो जाएगा। उसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ये फुल चैप्टर वीडियो मैंने बना दिया आपके लिए, क्रिस्प वीडियो, जिससे आप सारी कहानी समझ जाए कि आँख क्या होती है, हम रंगीन दुनिया कैसे देखते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर को समझाने के दौरान मुझसे बहुत सारे कन्फ्यूजन हुए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा तहे दिल से। कृपया कर मुझे माफ़ कर दें। और अब हम बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई 21 क्वेश्चन कहता है द बीम ऑफ लाइट, वन रेड एंड द अदर ब्लू फॉल्स ऑन अ सेम स्पॉट। ब्लू और रेड जब मिक्स हो जाएंगे तो अल्टीमेटली कौन सा कलर बनेगा? तो मैं कलाकार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका आंसर है सही क्या? मैजेंटा। मैजेंटा कलर बनता है जब रेड और ब्लू मिक्स किए जाते हैं। तो अब देखो ग्रास अपीयर्स ग्रीन बिकॉज इट अब घास हरी क्यों दिखती है? क्योंकि वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करे? रिफ्लेक्ट ही करे, रिफ्रैक्ट तो करेगी नहीं। घास हरी है तो हरी दिखेगी। तो इसका आंसर है ए, रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। ठीक है, अब देखो ये है सही क्वेश्चन, दिमाग हिलाने वाला, नगद इनाम इस पे। ठीक है, अ रेड रोज व्हेन सीन इन ग्रीन लाइट अपीयर्स ब्लैक। अगर ग्रीन लाइट में आप लाल रंग के गुलाब को देखोगे तो वो आपको काले रंग का दिखेगा। ठीक है, ये इसका रट लो आंसर। तो भाई इसी के साथ हमारा ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड नाम का चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। और इसके साथ अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे डेफिनेटली मेल करके बता सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट अलाउड है। ओके, चलिए समाप्त करते हैं। समापन हो गया है इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।